स्वागत है इस मास्टर क्लास में। आज हम जीवन की मौलिक इकाई यानी सेल का एक बहुत ही डीप और दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आप अपनी बायोलॉजी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये सेशन आपके लिए ही है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे सेल की खोज के इतिहास से, फिर चलेंगे सीधे लैब में कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स देखने, उसके बाद सेल के अंदर की दुनिया यानी हमारी कोशिका फैक्ट्री को समझेंगे और लास्ट में एक क्विक एग्जाम नॉलेज चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं खोज की समय रेखा या डिस्कवरी टाइमलाइन। ये टाइमलाइन ना सच में बहुत फैसिनेटिंग है। जरा सोचिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क में एक साधारण सी सेल देखी थी। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस खोजा और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। और फिर श्लीडन, श्वान और विर्चो ने मिलकर ये शानदार सेल थ्योरी दी कि हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है। सबसे मजेदार बात यह है कि ये सारी बड़ी खोजें 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने से बहुत पहले ही हो गई थी। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, जो है प्रयोगशाला में महारत। अब थ्योरी से निकलकर जब हम लैब में आते हैं तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एग्जाम्स में अच्छे ऑब्जर्वेशन के लिए इसके कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स को सही से इस्तेमाल करना आना ही चाहिए। अगर इमेज ब्लर है तो हमेशा पहले लो पावर लेंस सेट करें और फिर फाइन नॉब घुमाएं। सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। लैब का एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल है प्याज की झिल्ली यानी अनियन पील की स्लाइड बनाना। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सबसे क्रूशियल पार्ट पता है क्या है? वो है माउंटिंग नीडल का सही इस्तेमाल करना। जब आप कवर स्लिप रखते हैं तो ध्यान रहे कि अंदर कोई हवा का बुलबुला या एयर बबल ना फंसे, वरना आपका पूरा विजन खराब हो जाएगा। और जब आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से फोकस कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं। ये प्याज के बल्ब की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और मजे की बात यह है कि सदियों पहले रॉबर्ट हुक ने भी कुछ ऐसा ही देखा था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारी सेल्स एक जैसी नहीं दिखती। जरा लेफ्ट में ह्यूमन ब्लड और फैट सेल्स को देखिए और फिर राइट साइड में इस लंबी सी नर्व सेल को देखिए। कितना फर्क है ना। इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि सेल का शेप हमेशा उसके काम पर डिपेंड करता है। अब नर्व सेल को सिग्नल दूर तक ले जाने होते हैं तो जाहिर है उसे लंबा तो होना ही पड़ेगा। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, सीमाएं और कोशिका फैक्ट्री। सेल के अंदर क्या जाएगा और क्या नहीं ये कौन तय करता है? वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे आप सेल फैक्ट्री का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गेट मान सकते हैं। ये ऑस्मोसिस यानी परासरण को कंट्रोल करता है। ऑस्मोसिस को समझना हो तो बस रात भर पानी में भीगे हुए किशमिश को याद कर लीजिए कि वो कैसे पानी सोखकर फूल जाते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए, अगर आप प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो पानी सोखकर फूलेगी जरूर, लेकिन फटेगी नहीं। क्योंकि उसके पास एक मजबूत सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल सेल के पास ये दीवार नहीं होती, तो वो बेचारी ऐसे माहौल में फट सकती है। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। हर फैक्ट्री में एक बॉस होता है ना। सेल का बॉस है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है क्योंकि इसी के पास डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं। सेल कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, ये सब यही डिसाइड करता है। और इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आती है? वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, जिसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत स्पेशल है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। मतलब ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद ही बना सकता है ना कमाल की बात। अब बाकी की मशीनरी को देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी असेंबली लाइन है जो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है। गोल्जी अपैरेटस पैकेजिंग डिपार्टमेंट है। लाइसोसोम फैक्ट्री का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जो कचरा साफ करता है। पौधों में आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और बड़ी बड़ी वैक्यूल्स यानी रसधानियां जो स्टोरेज का काम करती हैं। सब मिलकर एकदम परफेक्शन के साथ काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का ये डिफरेंस टेबल तो आपके लिए एक मस्ट नो स्टडी गाइड है। मेन फंडा बस इतना है, प्रोकैरियोट्स थोड़े पुराने और सिंपल टाइप के होते हैं जिनमें कोई डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स काफी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह
प्लांट और एनिमल सेल का ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधों को एक ही जगह खड़े रहकर मौसम की मार सहनी होती है, इसलिए उन्हें सेल वॉल और बड़े वैक्यूल्स की जरूरत होती है। जानवरों को इनकी जरूरत नहीं होती। ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस ही तय करते हैं कि कौन अपने एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करेगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एग्जाम नॉलेज चेक। चलिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और क्यों? तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यही वो जगह है जहां सेल के सारे कामों के लिए एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा सवाल, सेल मेम्ब्रेन बनाने वाले लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर प्रोटीन बनाता है और स्मूथ ईआर लिपिड्स बनाता है। ये दोनों मिलकर एक बेहतरीन असेंबली लाइन की तरह काम करते हैं। तीसरा सवाल, अगर गोल्जी अपैरेटस ना हो तो क्या होगा? सोचिए, अगर हमारा पैकेजिंग सेंटर ही बंद हो जाए तो ईआर जो भी माल बनाएगा वो कभी पैक और मॉडिफाई होकर अपनी सही जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नतीजा, पूरा सेलुलर सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। अगला सवाल, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स या आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। कभी कभी जब सेल डैमेज हो जाती है या उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इनके अंदर के पावरफुल एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें ये खतरनाक नाम मिला है। अब ये ऑस्मोसिस का एक क्लासिक पोटैटो कप एक्सपेरिमेंट वाला सवाल। चीनी या नमक वाले खोखले हिस्से में पानी क्यों इकट्ठा होता है लेकिन खाली कप में नहीं? सिंपल सी बात है, पानी हमेशा ऑस्मोसिस के जरिए आलू से निकलकर अंदर रखे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाता है ताकि बैलेंस बन सके। खाली कप में ऐसा कोई घोल नहीं होता तो पानी वहां नहीं जाएगा। और हमारा आखिरी सवाल, कैसे एक सिंगल सेल इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स बॉडी में बदल जाती है? इसका जवाब है सेल डिवीजन यानी माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रियाएं। सेल्स खुद को डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं और रिपेयर करती हैं। ये सब इतना परफेक्टली होता है कि दिमाग चकरा जाए। जरा सोचिए, इस छोटी सी मौलिक इकाई में और कितने गहरे राज छिपे होंगे। फिलहाल के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। एग्जाम्स में ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।